मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, जो अपन ने कल सॉल्व किए थे क्वेश्चन, ठीक है, बायो सावर्ट का नियम अपन ने देखा था, उसकी अनुप्रयोग देखे। एक तो सीधे धारावाही तार कारण चुंबकीय क्षेत्र देखा, उस पे अपन ने कुछ क्वेश्चन समझे थे। फिर बच्चों उसके बाद फिर अपन ने देखा था वृत्तीय चाप के कारण चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर कितना होता है, और फिर उसका अपन ने मिक्सचर वाले क्वेश्चन भी देखे। ठीक है, अब आप आज अपन देखें, एक दो चीज और समझाऊंगा आपको मैं इसी आधारित। देखिए आज अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पे लूप में निवेशित व निर्गत धारा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, मैं इस प्रकार से देखो, एक वर्गाकार लूप है, किसी भी आकृति का हो सकता है, वर्गाकार, वर्ताकार, त्रिभुजाकार। यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, इस प्रकार से एक वर्गाकार लूप है। यहाँ से आई धारा इसमें निवेशित हो रही है, ये दो भाग बट गई, इधर से आई बन गई, यहाँ से आई टू इधर से होती इधर से होती, यहाँ पे फिर दोनों जुड़ गई, यहाँ पे वापस धारा आई यहाँ से निर्गत हो रही है। हमें बताना है कि केंद्र ओ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, यह बताना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे इसके अंदर देखें, देखिए यहाँ जो ये बाहर वाला तार है, ये बाहर वाला तार के कारण ओ बिंदु कहां पर है, अक्ष पर। इस बाहर वाले तार के कारण भी ओ बिंदु अक्ष पर है, तो बाहर वाले तार के कारण ओ बिंदु पर तो चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, 0। तो यहां से हम कह सकते हैं, ठीक है, बाहर वाले तारों के कारण, बाहर वाले तारों के कारण तो BO इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। BO इज इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर अब देखें तो लूप के तारों कारण, लूप के तारों के कारण निकालें। तो लूप के तारों के कारण अपन चुंबकीय क्षेत्र निकालें, उससे पहले अपन यहाँ पे देखें बच्चों, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालने से पहले अपन बात करें विभव की। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो I1 वाला तार है और एक इधर से I2 वाला तार है, I1 वाला तार और I2 वाला तार दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, समांतर क्रम। और समांतर क्रम में हम जानते हैं धारा का बंटवारा होता है। ठीक है, I1 और I2 बंटवारा हो रहा है, लेकिन समान क्या होता है यहाँ पे, वोल्टेज। समांतर क्रम में विभव का मान समान होता है, मतलब विभवांतर समान होता है। तो हम तार पे विभवांतर की बात करें तो विभवांतर V1 बराबर क्या होगा, V2। विभवांतर V1 बराबर V2। फिर विभवांतर क्या होता है, धारा इंटू प्रतिरोध। तो धारा I1 इंटू प्रतिरोध R। ठीक है, I1, चलो प्रतिरोध R1 बोल रहे हैं इसको, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। अब बच्चों इस R1 वाले का, इस I1 जो तार है इसका प्रतिरोध को मैंने R1 लिखा है। ठीक है, चलो इसको अगर मैं मान लो प्रतिरोध R है, R मान लिया, तो यहां से R2 वाले की लंबाई कितनी, 3 गुना, इसकी बेटा L है, ये L L L। तो I2 वाले तार की लंबाई कितनी है, 3L। तो प्रतिरोध का मान भी 3 गुना होगा, क्योंकि लंबाई 3 गुना है, प्रतिरोध 3 गुना आएगा। तो उसको R लिखें, तो उसका प्रतिरोध क्या लिखेंगे, 3R। ठीक है, तो R से R कट गया, तो I1 का मान कितना आया, 3I2। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब यहाँ पे हम देखें बच्चों, इसके अंदर यहाँ पे अब हम देखें इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब इसी पॉइंट को हम पढ़ रहे हैं, लूप के तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेट चुंबकीय क्षेत्र देखें यहाँ पे कितना आएगा, B0 बराबर। ठीक है, इसका बाहर वाले का तो 0 है, अंदर लूप के वाली बात कर रहा हूं मैं। तो बच्चों इसमें देखो एक काम करें, इनको नंबर असाइन कर दें। इस तार को लिख दिया मैंने नंबर 1, इसको लिख दिया नंबर 2, इसको लिख दिया नंबर 3, इसको लिख दिया नंबर 4, या चलो इसको ABCD नाम दे देते हैं। इसको नाम दे दिया मैंने A, इस तार को लिख दिया मैंने A नंबर, इसको लिख दिया मैंने B नंबर, इसको लिख दिया C नंबर, और इसको लिख दिया मैंने D नंबर। ये इस तरह से ABCD 4 तार हैं। ABCD इन तारों के नंबर मैंने साइन कर दी, जो मैंने अभी लिखा था ना 1 2 3, कल अपन ने 1 2 3 4 लिख रहे थे, यहाँ ABCD लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे BO पे अपन देखें नेट मान क्या आएगा, चारों तारे हैं, उसका मान लिखेंगे B1 BA वेक्टर, BB वेक्टर, BC वेक्टर एंड BD वेक्टर। ठीक है, इन सभी के मान अपन यहाँ पे लिखेंगे। अब बच्चों देखो दिशाएं समझें क्या होगी। देखिए यहाँ पे धारा I1 के अनुसार उंगलियां रखें, अंगूठा रखें, उंगलियां होगी तरफ, चपेट कहाँ रहा है, बाहर की ओर। तो A तार कांड दिशा क्या आएगी, बाहर की ओर आ रही है, ये लो बाहर की ओर लिख दिया। जबकि बच्चों इस सेकंड तार कांड देखें I2 कांड में B वाली तार कांड, अंगूठा धारक दिशा में, उंगलियां की ओर, चपेट अंदर की ओर आ रहा है। इसके कारण देखें अंगूठा I2 की दिशा में, उंगलियां की ओर, चपेट अंदर की ओर, यहाँ भी वही चपेट अंदर की ओर आएगा। तो क्या मतलब है कि इन तीनों दिशा क्या आएगी, अंदर की ओर, ये भी अंदर की ओर, ये भी अंदर की ओर, ये भी अंदर की ओर। ठीक है, अब यहाँ पे पहले हम लिखें A वाले तार का चुंबकीय क्षेत्र O पर। तो A वाले तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र देखने क्या करें, इस O से इस तार पर अभिलंब डालें। तार पर मैंने अभिलंब डाला, ये अभिलंब। ठीक है, तो ये जो एंगल बनेंगे, इस एंगल का मान कितना आएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ये भी एंगल 45 आ रहा है, ये वाला भी एंगल कितना आ रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, मतलब दोनों तरफ समान व सीमित लंबाई बन रही है, एंगल φ1 φ2 बराबर 45 है। और यहाँ से इस अभिलंब की लंबाई जिसे हम R बोलते हैं, इस R का मान क्या बनेगा बेटा, L/2। इस R का मान L/2 रख रहा है।
अब यहाँ पे अपन जानते हैं दोनों तरफ बराबर व सीमित लंबाई होती है, तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू साइन फाई। तो यहाँ पे इसका मान लिख दें म्यू नॉट आई 1 अपॉन 2 पाई आर, आर कितना है L/2 इंटू साइन फाई मतलब 45 डिग्री। ठीक है, ये लिख दिया अपन ने। ओके, अब बेटा यहाँ पे देखिए ये BC और BD के मान देखें, तीनों के मान सेम ही आएंगे क्योंकि I2 वाली ये लंबाई और लंबाई इनके लिए O पॉइंट सिमेट्रिक फॉर्म में और तीनों की दिशा अंदर की ओर आ रही है। तो हम यहाँ पे देखो ये लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया, 3 से गुणा करके किसी एक का मान लिख दूं। ठीक है, किसी एक का मान लिख के उसको 3 से गुणा कर दें तो तीनों का मान आपको पता चल जाएगा। किस कारण, ये BC और BD, मतलब यहाँ से हम कह रहे हैं 3 कहां से है बेटा, ये इन तीनों का मान लिख रहा हूं मैं एक साथ, इन तीनों का मान, इसलिए यहाँ पे 3 से मैंने गुणा कर दिया क्योंकि तीनों के परिमाण समान आएंगे और दिशा भी समान आ रही है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ बच्चों देखो इसके लिए O पे, उस O से मैं इस सिरे को और इस सिरे को मिलाऊं तो यहाँ पे और अभिलंब डालें तो अभिलंब की लंबाई भी वही L/2 आएगी। O से इस B वाले तार पे अभिलंब डालेंगे तो उस अभिलंब की लंबाई R का मान भी कितना आएगा, L/2 आएगा। और ये बिंदु जो O है इस B वाले तार के ऊपर और नीचे दोनों सिरों पे जो एंगल बनाएगा 45 डिग्री बनाएगा, अर्थात ऐसी ही स्थिति आएगी जैसी यहाँ आई थी। बस अंतर इतना सा कि यहाँ पे धारा I1 है, यहाँ पे धारा I2 है और कुछ भी नहीं है। तो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R का मान यहाँ भी L/2 रखेंगे साइन 45 डिग्री। ठीक है, यह आ जाएगा मान। अब तो फिर यहां से देखिए इस I1 का मान कितना है, 3I2। देखो ये दोनों चीजें सेम दिख रही है, बस I1 का मान 3I2, मतलब यहाँ पे जो 3I2 दिख रहा है, इस 3 इंटू I2 अगर मैं I1 लिख दूं, 3 इंटू I2 को मैं I1 लिख दूं तो ये पूरी राशि इसकी तरह दिखेगी, अर्थात ये दोनों मान क्या होंगे, कट जाएंगे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना जाएगा मान 0। तो मान कितना है बेटा, 0 आ गया, बराबर 0। ठीक है, तो यहां से अपन देखा कि BO का मान कितना है, 0 आया, ये रिजल्ट, मतलब हमने इतनी मेहनत करी और रिजल्ट क्या मिला, 0। ठीक है, तो इतनी मेहनत करने पर रिजल्ट 0 आए तो बढ़िया तरीका है उसका आंसर याद कर लो। ठीक है, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से हम कहते हैं रिजल्ट के रूप में, तो हमने क्या देखा बच्चों, यहाँ पे B का मान कितना है, 0 आ रहा है, तो रिजल्ट के रूप में हम लिखते हैं, रिजल्ट मतलब परिमाण। ठीक है, इसका परिणाम लिखें, क्या है इसका परिणाम, कि हम देखें कि अगर यहाँ पे लूप का तार पूरा समरूप है, ठीक है, लूप का तार समरूप हो तो लूप का तार समरूप हो तो लूप के तारों द्वारा B0 इज इक्वल टू 0। लूप के तारों द्वारा B0 इज इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, इनलेट एंड आउटलेट का, मतलब एक तरफ से धारा प्रवेश करनी चाहिए लूप में और दूसरी तरफ से धारा बाहर निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लूप में धारा घूम रही है, एक ही लूप में धारा घूम रही है तो केंद्र में 0 नहीं आएगा, एक तरफ से लूप में धारा प्रवेश करी और एक तरफ से बाहर निकली है, ठीक है, तो फिर उस केस में केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र 0 आएगा लूप के तारों द्वारा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देखें, रिजल्ट को लिखा हूं, उससे कई सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। मतलब देखिए फॉर एग्जाम्पल अपन देखें, फॉर एग्जाम्पल्स मतलब यहाँ पे इस लाइन पे रिजल्ट पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे एक ट्राइंगल लूप है, एक त्रिभुजाकार लूप है, इधर से धारा आई, यहाँ से 2 भाग बटी और यहाँ से बाहर निकली। तो यहाँ पे देखिए इस बाहर वाले तार के कारण तो O बिंदु वैसे ही अक्ष पर है, तो बाहर वाले तार का प्रभाव तो कितना आएगा, 0। ठीक है, उसके बाद फिर अपन देखें ये लूप है, ये त्रिभुजाकार लूप, इधर से I1 धारा, इधर से I2 धारा गुजर रही है, तो इस लूप के कारण केंद्र पर मान 0 आएगा, इसलिए कुल मान क्या है, 0। लूप के कारण 0, बाहर वाले तारों के कारण भी 0, इसलिए O पर नेट मान क्या है, 0। यहां देखें, यहां भी वही स्थिति है, इस बाहर वाले तारों के कारण तो O पे 0 आएगा, कोई अक्ष पर है, और इस लूप के कारण ये जो लूप आपको दिख रहा है, इधर से I1 धारा जा रही है, इधर से I2 धारा, तो इस I1 I2 का भी नेट मान क्या बनेगा, 0, मतलब कुल मिला के केंद्र पे भी चुंबकीय क्षेत्र 0 आएगा। यहां भी देखिए, यहाँ पे वर्ताकार लूप के रूप में धारा आई, इधर से गई I1, इधर से गई I2, तो यहाँ भी O पर नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर वाले तारों का चुंबकीय क्षेत्र तो 0 आ रहा है, ठीक है, और लूप के तार भी समरूप हैं, तो इनके कारण भी 0 बनेगा। क्योंकि बच्चों जितना I1 का प्रभाव यहाँ पड़ता है उतना I2 का प्रभाव पड़ता है यहाँ पे, लेकिन विपरीत दिशा में, तो इसलिए दोनों प्रभाव एक दूसरे कट जाते हैं। जैसे अपन देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस जगह इस वाले तार का यहाँ पे जितना चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, उतना ये तीनों मिला के
अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं, इसलिए कट गया मान। मतलब ये वाला मान जितना है उतना मान ये तीनों मिला के आरोपित कर रहे हैं, और ये माइनस था तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, इसलिए केंद्र पे 0 आया। मतलब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये लूप बताएगा कि यहाँ पे इस I1 और I2 के कारण जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है उसका अनुपात क्या होगा। तो हम बोलेंगे B1 बटा B2 का अनुपात क्या आएगा, 1, क्योंकि दोनों के परिमाण तो बराबर है और केंद्र पर दिशा इसकी अपोजिट आ रही है, इसलिए कैंसिल आउट होकर 0 आ रहा है नेट मान, तो अनुपात तो 1 आएगा। ऐसे बच्चों अगर तार असमरूप होता, लूप का संपूर्ण तार समरूप नहीं है, असमरूप रूप में है, कुछ अलग अलग रूप में है, तो उस केस में फिर 0 आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है जो तार है वो सिमेट्रिक रूप से रखा हुआ है या नहीं है। ठीक है, मतलब देखो क्या मतलब इसका, देखिए जैसे ये 3 डायग्राम देखें, इसमें देखो यहाँ पे I1 वाली दिशा में I1 की तरफ में देखें एक पतला तार है और एक मोटा तार, यहाँ भी एक मोटा और एक पतला तार है कि नहीं है, इस तरफ भी एक पतला मोटा तार है, इधर भी एक पतला और एक मोटा तार है। तो यहाँ पे जब धारा I आएगी दोनों तरफ बराबर बराबर बटेगी, इसलिए इनके कारण केंद्र पर मान क्या बन जाएगा, 0। मतलब जितना इधर वाले भाग के कारण आएगा मान उतना इधर वाले भाग के कारण कट जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ भी एक इस तरफ I1 की तरफ एक मोटा और एक पतला तार है, इधर भी एक मोटा और एक पतला तार है, तो यहाँ भी धारा के प्रभाव O पर कैंसिल हो जाएंगे, मतलब नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 आएगा। परंतु इस वाले केस में देखिए I1 की तरफ दोनों तार पतले हैं, I2 की तरफ दोनों तार मोटे हैं, यहाँ पे O पर चुंबकीय क्षेत्र कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ ध्यान दें नेट चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं आ रहा। ठीक है, तो इस लास्ट वाले डायग्राम में देखा चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 नहीं आया। तो इस प्रकार से आप समझें, अपन देखा कि किसी भी लूप में निर्गत व निवेशी धारा कारण अगर केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो हम इस प्रकार से डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हैं। बात पल्ले पड़ी। अब बच्चों अब अगला अनुप्रयोग अपन देखें, वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, BSL का अगला अनुप्रयोग है वृत्ताकार कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो जो इस प्रकार से कोई वृत्ताकार कुंडली है, इस प्रकार से N घेरे हैं, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, R इसकी त्रिज्या है। ठीक है, O केंद्र है, केंद्र से X दूरी पर यह बिंदु P है। ठीक है, इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र, चलो उसकी दिशा बताऊं क्या होगी बच्चों। देखिए उंगलियां घुमाएं अपन I के अनुसार, देखिए बच्चों डॉटेड रेखा के पीछे वाला पोर्शन है, ये देखो यहाँ पे जो खाली स्पेस है इसका मतलब ये वाला फ्रंट पोर्शन है, और यहाँ पे डॉटेड रेखा आ रही है, इसका जो भाग दिख रहा है कर्व दिख रहा है वक्र, ये पीछे वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो उंगलियां अपन I के अनुसार घुमाएं इस तरह से, अंगूठा किधर आएगा, दाईं ओर, मतलब अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र है वो किधर है, दाईं ओर है चुंबकीय क्षेत्र। इसका जो मान आता है बच्चों, हम बायो-सावर्ट नियम का उपयोग करते हैं और समाकलन करके ज्ञात करते हैं, तो मान प्राप्त होता है बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र ये BP = μ0 N I R² अपॉन ट्वाइस ऑफ R² प्लस X² की घात 3/2। ये सूत्र हमें प्राप्त होता है, जो कि हमें याद रखना है। ठीक है, अब बच्चों इसके कई सारे स्पेशल केस अपन देखें। देखिए पहला केस नंबर 1, पहला केस है बच्चों एट x = 0, मतलब x = 0, मतलब अगर ये x का मान 0 है तो बिंदु P कहां पहुंच जाएगा, केंद्र पर। मतलब हम बात कर रहे हैं केंद्र की, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो बच्चों यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। 0 होते ही देखिए R² के ऊपर घात कितनी आएगी, 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो R की घात कितनी आई, 3, तो नीचे आया R की घात 3 और ऊपर R² है, तो नीचे कट के R बचेगा, 2 तो आ गया ही सही, नीचे क्या आएगा 2R, तो μ0 Ni/2R यह जाएगा रिजल्ट। और हम जानते हैं खैर अक्ष पर चुंबकीय जो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है, वर्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है बेटा, μ0 Ni/2R, ये मान आपको प्राप्त होता है। ठीक है, पहले भी देख चुके अपन, कल देखा ही था। अब यहाँ पे इसके अंदर ये जो मान है, ये मान प्राप्त होता है अधिकतम, मतलब केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं सूत्र में x नीचे आ रहा है और x का मान हमने 0 रखा है जो कि न्यूनतम मान है, तो न्यूनतम मान रखेंगे हर में, तो सॉल्व करने पे मान अधिकतम प्राप्त होगा, तो ये मान अधिकतम है। केस सेकंड अपन देखें, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, या कहते हैं r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x। ठीक है, मतलब r इज वेरी वेरी लेस देन x, r का मान ये जो त्रिज्या है x की तुलना में वो छोटी है, मतलब कुंडली बहुत छोटी आपको दे रखी, त्रिज्या का मान x की तुलना में काफी छोटा है, इसका मतलब काफी छोटी कुंडली है, उसके कारण हम देखें चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमें देखिए कैपिटल R का मान नगण्य लेना है x की तुलना में, तो इस x की तुलना में R का मान नगण्य करना है, मतलब इसको 0 करना है, तो उसको 0 करोगे इस राशि को, तब क्या x² पे घात 3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगी घात, तो x की घात 3 आ जाएगा, तो नीचे जाएगा ट्वाइस ऑफ x³, तो ऊपर तो ये μ0 Ni/R² और नीचे गया ट्वाइस ऑफ x³, ये प्राप्त हुआ। ऐसे बच्चों अगर x इज लेस देन R होता, मतलब केंद्र के काफी निकट की बात करें, मतलब ये जो x है R की तुलना में काफी छोटा, मतलब केंद्र से थोड़ी सी दूर पे कोई बिंदु P है, तो वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे बच्चों। देखिए
ये सूत्र अपन देख रहे हैं, ये सूत्र हमारे पास है ही सही। यहां से बच्चों में अगर यहां से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लूं इस नीचे वाले कोष्टक से, आर स्क्वायर को हम बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने पे यहाँ तो बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए जब यहाँ से आर स्क्वायर बाहर निकल के आएगा कोष्टक से तो ऊपर घात कितनी है 3/2, तो 3/2 घात इस पे आरोपित होगी, आर स्क्वायर पे घात 3/2 आ रही है तो 2 से 2 कट जाएगा, आर की घात 3 के रूप में बाहर निकल के आएगा। तो बाहर निकल के आ रहा है आर की घात 3 के रूप में, तो नीचे क्या हो गया 2r क्यूब और यहाँ कोष्टक में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और ये घात 3/2 तो है सही। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर से आर क्यूब कट जाएगा, नीचे आर बचेगा, ये लिख दिया। ये राशि को ऊपर ले गए तो घात क्या हो गई माइनस की 3/2 गई। अब बच्चों देखो यहाँ पे इस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r को लिख दिया मैंने बी नॉट, ये रहा म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r को बी नॉट लिख दिया, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लगा रहा हूं मैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, कैसे लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम, यहाँ पे जो ये घात है ये घात यहाँ से उठ के यहाँ गुणा हो जाती है इसके साथ, ये घात यहाँ पे गुणा हो जाती है तो माइनस 3/2 यहाँ आ जाएगा गुणा हो गए तो माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये लगा दिया अपन ने बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो आगे रिजल्ट बीपी इज इक्वल टू बी नॉट 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये परिणाम आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, अब एक काम करें बी नॉट को अंदर गुणा कर दें, बी नॉट को मैंने अंदर गुणा कर दिया, इसके साथ गुणा किया बी नॉट, इसके साथ गुणा करेंगे आ जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बी नॉट। तो यहाँ पे देखिए इस बी नॉट में से इतनी मात्रा घट रही है, ठीक है, बी नॉट में से इतनी कमी हो रही है, मतलब बी नॉट का इतना गुना, बी नॉट का इतना गुना मान इस बी नॉट में से घट रहा है, तो हम कह सकते हैं अतः चुंबकीय क्षेत्र में इतने गुना कमी हो जाती है। मतलब केंद्र पर तो चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम है, केंद्र से थोड़ा सा अपन आगे सरकेंगे अक्ष पर तो चुंबकीय क्षेत्र में जो कमी होगी इतनी कमी हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र के मान में। ठीक है, ये अपन देखा। चलो इस पे बेस्ड ये कुछ क्वेश्चन अपन देखें। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 यदि r बराबर 100 सेंटीमीटर तो केंद्र से कितनी दूरी x पर चुंबकीय क्षेत्र में 1% कमी होगी। और जो 1% कमी हो रही है मतलब चिन्नी सी कमी हो रही है, थोड़ी सी कमी हो रही है, तो वो बिंदु भी क्या होगा केंद्र से थोड़ी सी दूर होगा, कि थोड़ी सी कमी हुई है तो दूर भी थोड़ा सा ही होगा। इसका मतलब कौन सी कंडीशन, जो थर्ड वाली कंडीशन है, इसका उपयोग करते हुए आपको इस सूत्र का लगाना है। ठीक है, ये लगाएं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 हम लगा रहे हैं वाला फॉर्मूला बीपी इज इक्वल टू बी नॉट 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये लगा दिया अपन ने। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कमी कितनी हो रही है 1%, मतलब बी नोट का मान अगर मैं 100 मान लूं, बी नोट का मान मैंने मान लिया सपोज 100 है, 100 है। ठीक है, तो बीपी का मान कितना आएगा 99, क्योंकि 100 में से 1 की कमी हुई, कितना बचेगा 99 बचेगा। ठीक है, 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ बच्चों इसमें 100, यहाँ पे देखो आर का मान कितना दे रखा है आपको, यहाँ पे आर का मान दे रखा है 10, तो यहाँ पे रख देंगे 100 फिर 1 माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन 10, 10 का स्क्वायर करो कितना आता है बेटा 100 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे देखो इसको 100 को अंदर और मल्टीप्लाई कर दें, 100 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 100 माइनस 100 से 100 कट जाएगा 3/2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों यहाँ पे 3/2 एक्स स्क्वायर को LHS में ले आए, 3/2 एक्स स्क्वायर और 99 को RHS में लाके 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से 99 माइनस किया कितना बचता है 1, तो यहाँ से बेटा देखो x का मान क्या जाएगा √3/2, x इक्वल टू √3/2, यह आ जाएगा इसका आंसर सेंटीमीटर, क्योंकि हमने r कैपिटल R का मान सेंटीमीटर रखा था ना, तो इसलिए वाला मान भी किस में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, यह आ जाएगा इसका रिजल्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखें। केंद्र से कितनी दूरी पर बीपी का मान B0/8 प्राप्त हो रहा है। अब चलो B0/8 है, मतलब काफी पर्याप्त मात्रा में कमी हो गई है, इसलिए यहाँ पे हम इस केस थर्ड का उपयोग नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें इस नॉर्मल वाले सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका उपयोग करें। चलो देखिए सॉल्यूशन नंबर 2 आपको दे रखा है बीपी का मान, बीपी बराबर म्यू नॉट, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है बीपी बराबर B0/8 ही दिया है आपको। ठीक है, ये आपको दिया है बीपी बराबर B0/8 दिया है, यहाँ पे रख दो बीपी का मान, बीपी का मान ये अलग फॉर्मूला रख देंगे, क्या है बच्चों म्यू नॉट NIR स्क्वायर बटे में ट्वाइस ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 बराबर 1/8। अब B0 का फॉर्मूला ये रख दो म्यू नॉट NI/2R, म्यू नॉट
एन आई अपॉन 2r, ये मैंने रख दिया। अब देखो यहाँ पे जो चीज कट रही है उसको काट दो, म्यू नॉट एन आई से ये म्यू नॉट एन आई कट जाएगा, ठीक है। फिर बच्चों 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 2 भी कट गया। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इधर आर क्यूब, 8r³ होगा ये 8r³ बराबर ये चल जाएगा इधर, ये जाएगा r² प्लस x² पावर 3/2। अब हम दोनों तरफ क्या करें, यहाँ पे घनमूल कर दें, तो घनमूल करोगे यहाँ पे आ जाएगा 2r, ये हो जाएगा r², मत घात 3 हट जाएगी, r² प्लस x² की घात 1/2 है। अब दोनों तरफ वर्क कर दें, तो वर्क करने पे 1/2 हाथ हट जाएगी, तो यहाँ पे वर्क किया तो यहाँ गया 4r² बराबर r² प्लस x² ये आ गया। अब यहाँ पे इस r² को माइनस कर दोगे इधर, तो x² का मान कितना आ जाएगा, ये 3r², तो x बराबर क्या होगा बेटा, प्लस माइनस √3r, x बराबर प्लस माइनस √3r आ जाएगा। खाली √3r भी बोल सकते हो, प्लस माइनस √3r भी कर सकते हैं। प्लस माइनस का मतलब खाली इतना सा है कि हमें दो बिंदु मिलेंगे, एक तो राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक दाईं तरफ मिलेगा बिंदु और एक बाईं तरफ, दो बिंदु मिलेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ भी अपन ने जो आंसर दिया था ये x = √3/2 प्लस माइनस √3/2 बोल सकते हैं। मतलब एक तो फ्रंट में होगा √3/2 डिस्टेंस पे और एक बैक साइड में होगा √3/2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब बच्चों उसका देखें फिर क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि x = r/2 पर bp का मान बताना है, क्या है। तो ये वाला लगा दो नॉर्मल वाला फॉर्मूला, x बराबर r/2 रखना है। तो देखिए bp बराबर म्यू नॉट एन आई r² बटे में ट्वाइस ऑफ r² प्लस x²। x का मान कितना बच्चों, यहाँ पे x का मान आपको दे रखा है यहाँ पे r/2, तो r/2 रखेंगे तो r²/4 हो जाएगा, ये की घात 3/2, ठीक है। ये हो गया म्यू नॉट एन आई r², मतलब अपने लगा दिया फॉर्मूला, x का मान रख दिया r/2, तो r²/4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे कितना है देखिए, म्यू नॉट एन आई r² अपॉन में ट्वाइस ऑफ, ये क्या बन जाएगा बच्चों, r² प्लस r²/4 करेंगे तो 5r²/4 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, जब एक चीज ध्यान रखें, जब भी t पे घात 3/2 है, मान लो किसी भी राशि पे घात 3/2 है, तो इसे हम लिखते हैं t√t, इस रूप में इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस रूप में इसको लिखते हैं, t घात 3/2 है तो t√t लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे 5r²/4 है, इस पे घात 3/2 है, तो इसे लिखते हैं 5r²/4 रूट ऑफ 5r²/4 लिख सकते हैं इस प्रकार से इसको, ठीक है। अब देखिए ये 2 से तो √4 काट दो, r² से ये r² काट दो, ये 4 चल जाएगा ऊपर, तो ये जाएगा रिजल्ट, ये जाएगा 4 म्यू नॉट एन आई, ठीक है, 4 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5√5r, ये इसका आंसर आ जाएगा। बीपी का मान ये आ गया इसका आंसर, 4 म्यू नॉट एन आई अपॉन 5√5r, ठीक है, इसका आंसर आ गया। अब बच्चों अगर इसको हम बी नॉट के रूप में लिखें, तो बी नॉट का मान क्या होता है बच्चों, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r होता है। तो यहाँ पे म्यू नॉट एन आई अपॉन r, तो इसे काम करें 2 भी बना लें ऊपर नीचे 2 से गुणा करके, तो इस म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r को 2 × r को हम क्या लिख देंगे, बी नॉट। तो क्या बच जाएगा ऊपर 2 × 4 8 और बटे में 5√5, 8/5√5 ये बच जाएगा एक्स्ट्रा, और आगे आगे बी नॉट, ठीक है। तो हम ये लिखते हैं बीपी = 8/5√5 बी नॉट। तो ये भी एक करेक्ट आंसर है, इस रूप में भी इसको अपन लिखते हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। जो भी आपको ऑप्शन में दिया हो उसके अनुसार अपन यहाँ पे ये टिक कर लेंगे, ठीक है। अब बच्चों उसके बाद फिर चलो ग्राफ समझाऊं आपको मैं। आपको बताया था मैंने कि चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का है अधिकतम, तो बी का आर एक्स का ग्राफ बनाए तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम है। जैसे हम केंद्र से दूर जाते आ रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र घट रहा है, इस प्रकार से इस ग्राफ के अनुसार घटता है। ऐसे पीछे की तरफ दूर जाएंगे तो यहाँ पे ग्राफ इस प्रकार से घटेगा, ठीक है। इस प्रकार से ग्राफ घट रहा होता है, मतलब ये शेप आती है ग्राफ की, इधर से इससे घट रहा है, यहाँ पे इधर से घट रहा है, ठीक है। अब यहाँ बच्चों इसमें केंद्र पर इसका मान अधिकतम है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये दो बिंदु ऐसे हैं, ये बिंदु और ये बिंदु, इस बिंदु के इस तरफ आकृति कैसी उत्तल, और यहाँ पे आकृति कैसी अवतल। उत्तल अवतल समझते ना, उत्तल मतलब उभरी हुई आकृति और अवतल में धसी हुई आकृति, ठीक है। उत्तल मतलब उभरी हुई आकृति, अवतल मतलब धसी हुई आकृति, ठीक है। धसी हुई आकृति यूं समझ लो सिंपल कि अगर सेठ जी का पेट है तो उत्तल आकृति है, और अगर किसी गरीब जी का पेट है तो कौन सी आकृति, अवतल, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तल और ये अवतल आकृति है। तो आप समझे यहाँ बच्चों ये बिंदु ऐसा है, इसके इधर तो उत्तल और इसके इधर अवतल है। इस बिंदु पे आकृति ना तो उत्तल है ना अवतल है। तो देखो जैसे इधर जाते आ रहे हैं आकृति
उत्तल से अवतल बदल रही है और इस बिंदु पर आकृति ना तो उत्तल कहलाएगी ना अवतल कहलाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक रेखा खींचूं, छोटी सी L5 रेखा, तो ये लगभग कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। यहाँ भी L5 रेखा खींचे तो कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का x के साथ परिवर्तन कैसा है, समानुपाती। मतलब b समानुपाती क्या आएगा, x। तो इस बिंदु को बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु। नति मतलब वक्रता, ऐसा बिंदु जहां पे वक्रता में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, उत्तल से अवतल में कहते हैं या अवतल से उत्तल में परिवर्तित हो रही है, नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। तो वह बिंदु जहां हमें b समानुपाती x बोला जाए या इसका अवकलन कर दें तो b का हो जाएगा dv/dx और x का अवकलन 1 हो जाएगा, मतलब कांस्टेंट हो जाएगा। तो dv/dx कांस्टेंट, इसका फिर से अवकलन करें तो d²b/dx² कांस्टेंट का अवकलन तो क्या जाएगा, 0। तो प्राप्त होता है को हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। मतलब नति परिवर्तन बिंदु किसे कहते हैं, जहां b समानुपाती x हो या dv/dx का मान कांस्टेंट कह दें या d²b/dx² का मान 0 हो, उन्हें बोलते हैं वक्रता परिवर्तन बिंदु या नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसका मान क्या होता है, r/2 मिलते हैं। यहाँ पे केंद्र से r/2 उधर दूरी माइनस r/2 उधर, कहां से आया r/2, देखिए यहाँ भी हम देखा कि d²b/dx² का मान क्या होना चाहिए, 0। यहाँ बच्चों इसमें b का मान ही रख दो, ये b का मान, मतलब d²/dx² ये b का मान रख दिया मैंने बराबर 0। मतलब इस राशि का, इस पूरी राशि का आपको 2 बार अवकलन करना है और उसको हमें 0 करना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक बड़ा सी राशि है, उसका अवकलन करना है 2 बार। एक बार अवकलन करना में भारी लगता है और यहाँ 2 बार अवकलन हो गया, तो आप डायरेक्ट याद रखें, अवकलन करना नहीं है, आपको बता रहा हूँ कि हिंट दे रहा हूँ कि कहां से आया ये। तो इसका 2 बार अवकलन करके 0 करोगे तो सोल्व करने पे आ जाएगा x = +-r/2, ये आंसर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब है कि नति परिवर्तन बिंदु कहाँ आते हैं, केंद्र से इतनी दूरी पर प्राप्त होते हैं नति परिवर्तन बिंदु। मतलब ऐसे बिंदु जहां पे वक्रता में परिवर्तन प्राप्त हो रहा है, इन्हें हम नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं। ओके, बात पहले पढ़ी। तो यहाँ तो अपन ने पढ़ लिया ACL के बारे में, ठीक है, सॉरी BSL के बारे में, मतलब बायो सावर्ट लॉ अपन ने पढ़ लिया, उसके सारी अनुप्रयोग अपन देख लिए। अब देख रहे हैं अपन एम्पियर परिपथ का नियम। ठीक है, ACL एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर परिपथ का नियम क्या बच्चों, इसकी सहायता से भी हम चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं। बिल्कुल ये कैसे मिलता होता है बच्चों, गाउस के नियम से मिलता जुलता है। याद को अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं गाउस का नियम। गाउस के नियम का उपयोग किस लिए करते हैं, किसी पिंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए। किसी आवेशित पिंड के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम गाउस के नियम का उपयोग करते हैं। वैसे यहाँ पे किसी धारावाही पिंड के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो हम ACL का उपयोग करते हैं। कैसे बच्चों, जो गाउस का नियम अपन ने समझाया था, जैसे कि आपने देखा था बच्चों, ये कोई एक बंद सरफेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, गाउसी पृष्ठ। समझ में आ गया मैं, इसे हम क्या बोलते हैं, गाउसी पृष्ठ बोलते हैं। अब कुछ आवेश यहाँ पे उपस्थित है, ये कोई Q1 है, यहाँ पे कोई Q2 है, यहाँ पे कोई Q3 है, इस प्रकार से कई सारे आवेश यहाँ पे उपस्थित हैं। और आपसे कहा किसी इस स्थान पे हमें निकालना है, इस स्थान पे ये कोई एरिया है D है, इस स्थान पे हमें विद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, E वेक्टर का मान। ठीक है, तो E वेक्टर का मान निकालना है। इस बंद पृष्ठ को पहले हम क्या बोलते हैं बच्चों, गाउसी पृष्ठ। अब यहाँ से हमें विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो हम क्या लिखते हैं, इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट dA वेक्टर बराबर, याद करो क्या लिखते हैं अपन, Q नेट अपॉन, मतलब सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q नेट अपॉन एप्सिलॉन बोल रहे हैं, सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन इसे बोलते हैं। ठीक है, ये गाउसी पृष्ठ है। तो बच्चों यहाँ पे E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, समझना इलेक्ट्रिक फील्ड का हम क्या कर रहे हैं, एरिया के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन। एक बंद, ये सिंबल किसका, बंद पथ का, मतलब एक बंद पथ नहीं बोलेंगे, बंद पृष्ठ का, ये एक बंद पृष्ठ है, गाउसी पृष्ठ। तो हम बोलते हैं बंद पृष्ठ के अनुदिश, इस पूरे बंद पृष्ठ के अनुदिश विद्युत क्षेत्र का क्षेत्रीय समाकलन किसके बराबर होता है, सिग्मा Q बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं गाउस का नियम, जहां पे बच्चों इसमें सिग्मा Q क्या है, इस गाउसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश। बाहर वाले आवेश को देखना ही नहीं है आपको, केवल अंदर आवेश जो नेट आवेश है उसका उपयोग करना होता है। वैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे जैसे कि ये कई सारी धाराएं हैं, ठीक है, I1 I2 I3, मान लो बाहर I4 भी है, I5 भी है बाहर, तो हमसे कहा जाए कि हमें यहाँ पे किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक चारों तरफ बंद गाउसी पृष्ठ पर एम्पियर पथ बनाएंगे। वहां पे गाउसी पृष्ठ बनाते थे, यहाँ क्या बनाएंगे बच्चों, एम्पियर पथ बनाएंगे। एम्पियर पथ बनाएंगे। अब बच्चों इस एम्पियर पथ पे मान लो इस स्थान पे ये बिंदु है जहां पे हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र। इस बिंदु पे ये हमने छोटा सा एक अल्पांश दिखाया, वहां पे अल्पांश क्षेत्रफल दिखाते हैं, यहाँ पे अल्पांश लंबाई दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों अल्पांश लंबाई की दिशा क्या होती है, इस अल्पांश की दिशा में होती है डीएल वेक्टर। ठीक है, जैसे वहां पे एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चों, इस पृष्ठ के लंबवत होता है ना एरिया वेक्टर,
पृष्ठ के लंबवत होता है, यहाँ पे ये हमने डीएल वेक्टर का होता है लंबाई के समांतर, और मान लो बच्चों इस स्थान पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस दिशा में बी वेक्टर है, ठीक है, इस दिशा में एंगल थीटा। हाँ हो सकता है चुंबकीय क्षेत्र डीएल की दिशा में आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, इसकी दिशा में आएगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री रहेगा, और इस बंद पथ को बच्चों बोलते हैं हम एम्पियर पथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूत्र क्या होता है, ये होता है इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यहाँ था ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, यहाँ होता है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई, ठीक है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे यहाँ पे ये बंद पथ, ये एम्पियर पथ है ना, ये बंद पथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, क्योंकि एक रेखा के सापेक्ष मतलब एक सरल रेखा के मतलब लंबाई के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, का मान म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई के बराबर होता है। तो ये तो लिखा है, देखो पढ़ो ध्यान से, एक बंद पथ जिसे हम एम्पियर पथ कहते हैं के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन मतलब इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या है, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई के बराबर होता है, जहां सिग्मा आई क्या है बच्चों, एम्पियर पथ के अंदर से गुजरने वाली नेट धारा। यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या था, सिग्मा क्यू गाउस के नियम के गाउसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित नेट आवेश। ऐसे यहाँ पे हम देख रहे हैं सिग्मा आई क्या चीज है, एम्पियर पथ के अनुदिश एम्पियर पथ के अंदर से गुजरने वाली नेट धारा है, ठीक है। जैसे कि अपन यहाँ पे देखें इस चित्र के अंदर, यहाँ चित्र में अगर अपन देखें गाउस के नियम से एम्पियर के नियम से, या यूं कहते हैं एसीएल के अनुसार, यहाँ चित्र में एसीएल के अनुसार मतलब एसीएल लगाए अपन, एम्पियर पथ का नियम लगाएं, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर क्या जाएगा बेटा, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। ये लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, यहाँ बच्चों फिर बी डॉट डीएल लिख देंगे, बी डीएल कॉस थीटा, ये आपको पता ही है, बी डीएल कॉस थीटा अगर 0 डिग्री है तो सिंपल बी डीएल हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का मान तो 1 होता है ना, तो सिंपल बी डीएल हो जाएगा अगर थीटा 0 डिग्री है तो। अब म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई क्या बच्चों, नेट धारा इसके अंदर से गुजरने वाली। और यहाँ पे देखिए I1 धारा यहाँ पे लंबवत अंदर की ओर है, I2 बाहर की ओर है, I3 अंदर की ओर है, तो किसी एक दिशा को प्लस मान लो, जैसे अपन ने यहाँ पे अंदर वाली को प्लस मान ले I1 को, तो I2 हमें क्या लेना पड़ेगा माइनस, और I3 फिर क्या होगा प्लस, क्योंकि वापस ये अंदर की ओर है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन ये समझ सकते हैं, ये अपन ने क्या समझा बच्चों, ACL, इस प्रकार से हम ACL निकालते हैं। और किस तरह से बच्चों ACL के द्वारा हम अलग अलग पिंडों का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करते हैं, वो भी अपन देखेंगे ACL के अनुप्रयोग के अंदर, ठीक है, वो भी देखते हैं ACL का अनुप्रयोग बच्चों। उससे पहले आपको तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जितना अपन ने पढ़ लिया ना बच्चों अभी तक बायो-सावर्ट लॉ तक, उसके क्वेश्चंस जो आपको दे रखे हैं थ्योरी के अंदर, जो एक्सरसाइज 1 है इसके सारे क्वेश्चंस करने, एक्सरसाइज 2 के भी सारे क्वेश्चंस करने, एक्सरसाइज 3 के भी सारे क्वेश्चंस करने, फिर स्टेज 1 2 3 में ये क्वेश्चन करने आपको 1 से 23 तक, 1 से 20 तक, 1 से 7 तक, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। फिर भी चलो कुछ क्वेश्चंस ये आपको मैं क्लास में सॉल्व करा दूंगा, मतलब डिस्कशन करेंगे, पर आपको सारे सॉल्व करने इन क्लास को हिंट मैं आपको दूंगा कैसे करने होते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार सारे ट्राई करके आना, ठीक है। फिर जो डाउट्स हैं, मेरे ख्याल से इन क्वेश्चन से डाउट नहीं बनेगा, जो मैंने रेड कलर से मार्क किए हैं, ये भी आराम से कर लोगे वैसे तो आप, ठीक है। अब देखते अपन ACL के अनुप्रयोग, ठीक है, मतलब ACL का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इसकी सहायता से किन किन पिंडों का हम चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं, वो चीज अपन देखने जा रहे हैं। तो देखिए बेटा ACL के अनुप्रयोग पहला अपन देख रहे हैं पतले लंबे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जो कि पता है हम ACL के अंदर भी ज्ञात BSL में भी ज्ञात कर सकते हैं, गज चुके हैं, बायो-सावर्ट लॉ पढ़ा था आपने, बायो-सावर्ट लॉ में अपन निकाला था एक पतले लंबे धारावाही तार का मान मतलब दोनों तरफ लंबाई अनंत होती है, तो P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। इसी को अपन अब ACL की सहायता से ज्ञात करने जा रहे हैं। तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ बच्चों, यहाँ पे ये लंबा धारावाही तार है, इसके सामने r दूरी पर बिंदु P है, इस बिंदु P पे हमें निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। तो कैसे निकालेंगे, पहले बच्चों इस तार के धारावाही तार है, चारों तरफ इसके हम एक वर्ताकार एम्पियर पथ बनाएंगे, वर्ताकार एम्पियर पथ बनाएंगे, ठीक है। ये हम दिखा दिया एम्पियर पाथ, ठीक है, एम्पियर पाथ दिखा दिया, इसके चारों तरफ इस प्रकार से हम एम्पियर पथ बनाएंगे कि बिंदु P उसकी परिधि पर होना चाहिए, बिंदु P उसकी परिधि पर होना चाहिए, ठीक है, दिखा दिया अपन ने ये। अब बच्चों अपन जानते हैं इस पे बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी क्या होगी, अंगूठे के नियम देखें, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से अंगूठा रखेंगे, धार दिशा में उंगलियां घुमाएंगे तो इस प्रकार से ये घूमेगी, मतलब यहाँ पे इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र दिशा कहाँ आएगी, स्पर्श रेखी दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र स्पर्श रेखी दिशा में आएगा। और यहाँ पे बिंदु P पे अगर छोटा सा मैं एक लंबाई L5 दिखाऊं, लंबाई L5 ही दिखाएं DL, तो DL की दिशा तो लंबाई के अनुसार होगी, ये लंबाई है, इस लंबाई के अनुसार DL है। तो यहाँ से हम देखें एंगल थीटा कितना है, 0 डिग्री, एंगल थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है। चलो अब लगाएं यहाँ पे बच्चों हम ACL के अनुसार
ACL अनुसार अपन देखें बेटा यहाँ पे क्या होता है, ACL अनुसार इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, इसका मान किसके बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई के बराबर होता है, म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। अब यहाँ बच्चों इसमें देखिए B DL cos 0 डिग्री कर दें क्योंकि एंगल 0 डिग्री है, क्योंकि हम जानते हैं बिंदु गुणनफल में cos थीटा आता है जो कि 0 डिग्री है, और म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। और जो सिग्मा आई क्या होता है, ये जो अपने एम्पियर पाथ बनाया है, इस एम्पियर पाथ के अंदर से गुजरने वाली कुल धारा। तो इस एम्पियर पथ के अंदर से कुल कितनी धारा गुजर रही है, पूरी पूरी आई, पूरी पूरी आई धारा जो है इस पथ के अंदर से गुजर रही है, तो इसलिए यहाँ पे अपने ये पूरा पूरा आई लिख दिया है। अब यहाँ से बी तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन डीएल, और ये म्यू नॉट आई। और चलो ये डीएल है, ये अल्पांश है, इस अल्पांश का समाकलन करेंगे तो पूरा एम्पियर पथ बन जाएगा, मतलब पूरी सर्क्यूमफेरेंस बन जाएगी, पूरी परिधि बन जाएगी। परिधि का मान क्या होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे ये रख दें डीएल का समाकलन, ये रख दिया 2 पाई आर, ये बराबर बच्चों म्यू नॉट इंटू आई। तो यहाँ से बी बराबर क्या जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, यही रिजल्ट अपन जानते हैं जो कि अपन ने बायो सावर्ट लॉ में निकाला था, ये आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। में यहाँ पे आप देख सकते हो इस बी का मान समानुपाती क्या आ रहा है 1 अपॉन आर। ठीक है, बी का मान 1 अपॉन आर के समानुपाती है, मतलब ग्राफ अपन बनाए बी का आर के साथ, तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों, अति प्रबल है। इस प्रकार से अति प्रबल ग्राफ बनता है बी का आर के साथ। ठीक है, चलो अब आगे अगली एप्लीकेशन देखें। अगला अनुप्रयोग, लंबे धारावाही बेलनाकार कोश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों बेलनाकार कोश मतलब ये मान लो पाइप है, ठीक है, एक लोहे का पाइप है, एक कोश के रूप में, मतलब खोखला बेलन है। ठीक है, यहाँ से इसमें अपन जानते हैं पदार्थ केवल कहाँ होता है, एक सरफेस पर, अंदर तो क्या होती है वायु, केवल उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उसमें पदार्थ होता है। इसलिए धारा जो गुजर रही है केवल कहां से गुजरेगी, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल से। इस प्रकार बिंदु दिखा दिए इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे, तो यहाँ से धारा आई गुजर रही है। ठीक है, अब बच्चों इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। तो हमें देखिए यहाँ बच्चों इसमें अगर मैं एक एम्पियर पथ बनाऊं बाहर की तरफ एक एम्पियर पथ बनाएंगे तो हम देखें पूरी की पूरी धारा आई इसके अंदर से गुजरेगी, मतलब बाहर से धारा गुजरेगी, मतलब बाहर अगर एम्पियर पथ बना रहे ना, बाहर एम्पियर पथ बना रहे तो अंदर से धारा आई गुजर रही है, इसलिए इस जगह चुंबकीय क्षेत्र का मान नॉट इक्वल टू 0 है। लेकिन अगर मैं अंदर छोटा सा एम्पियर पथ बनाऊं, एक छोटा सा अगर मैं एक सर्किल के रूप में एम्पियर पथ बनाऊं, तो उस सर्किल के अंदर से कितनी धारा गुजरेगी, 0, क्योंकि अंदर तो वायु है, अंदर से कोई धारा गुजर नहीं रही, अर्थात सिग्मा आई का मान क्या होगा 0। तो अंदर अगर अपन एम्पियर पथ बनाए, अर्थात अंदर कोई बिंदु पी लें, तो वहां पे सिग्मा आई का मान 0 है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र का मान भी 0 आता है। तो बी इन का मान तो क्या होता है 0, परंतु बी आउट का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पे बी आउट का जो मान है, बी आउट का मान वही आएगा जो वहां आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, जैसे वहां पे हम देख रहे हैं एक पतला तार है, यहाँ पे पूरा एक बेलन है, इसके बाहर भी आ रहा है। जैसे अपन देखो, याद करो अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक बच्चों अगर कोई बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे अगर मान लो कोई खोखला गोला है, खोखला आवेशित गोला, उसके कारण भी हम देखते हैं केंद्र से बाहर आर दूरी पर मान क्या होता है, के क्यू बटा स्मॉल आर स्क्वायर। और कोई बच्चों पूरा एक चालक गोला, या मतलब पूरा एक तरह से मान लो कि एक ठोस गोला है और ठोस कुचालक गोला है, मान लो ठोस कुचालक या चालक कैसा भी हो, अगर बिंदु बाहर है, पी बिंदु बाहर है, तो भी हम देखते हैं बाहर सूत्र ही आता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो मतलब कहना मतलब है कि यहाँ पे एक पतला तार हो या खोखला पाइप हो या ठोस पाइप हो, बाहर तो फॉर्मूला वही आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बाहर तो फॉर्मूला वही आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, अब हमें अगर सतह पे मान निकालना है, बी सरफेस मतलब सतह पे मान निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, स्मॉल आर का मान क्या रख दो, कैपिटल आर। तो स्मॉल आर का मान रख दिया कैपिटल आर, तो सतह पर चुंबकीय क्षेत्र आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो कि आएगा अधिकतम। तो आप ध्यान रखें, चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर मैक्सिमम आ रहा होता है। ठीक है, और याद करो गाउस के नियम में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अधिकतम आया था और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी अधिकतम आ रहा है। ठीक है, बी इन का मान क्या है 0, क्योंकि इनसाइड सिलेंडर सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, मतलब कह सकते हैं क्योंकि चालक के अंदर, क्योंकि बेलन के अंदर सिग्मा आई बराबर क्या बच्चों 0 है, बेलन के अंदर सिग्मा आई का मान 0 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं बी इन का मान कितना है 0 आया, बेलन के अंदर सिग्मा आई 0 है, इसलिए बी इन का मान 0। ठीक है, तो यहाँ से हम ग्राफ बनाए, तो देखो बच्चों गौर से, आउटसाइड में तो संबंध क्या आ रहा है, बी आउट समानुपाती 1 अपॉन आर, आ रहा नहीं आ रहा, और यहाँ पे यहाँ अंदर देख रहे हैं 0 है, तो अंदर तो मान 0 है और बाहर ग्राफ
क्या बन रहा है, अति प्रबल है, इस प्रकार से। अब देखिए अगला अनुप्रयोग देखें, लंबे धारावाही बेलनाकार चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मतलब एक ठोस बेलन है, ठोस बेलन है तो जो पदार्थ अंदर सब जगह अनुप्रस्थ काट पे, पूरे अनुप्रस्थ काट पर इसके पदार्थ है तो धारा गुजरेगी पूरे अनुप्रस्थ काट गुजरेगी। तो बिंदु दिखा रहे हैं, ये अनुप्रस्थ काट बिंदु दिखा रहे हैं, कंप्लीट अनुप्रस्थ काट से, संपूर्ण अनुप्रस्थ काट से धारा आई गुजर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन एम्पियर पथ बाहर बनाए चाहे अंदर बनाए चाहे बाहर बनाए, दोनों एम्पियर पथ के अंदर से धारा गुजरेगी। ठीक है, दोनों एम्पियर पथ के अंदर से कुछ ना कुछ धारा गुजरेगी, इसलिए बी आउट का मान भी नॉन जीरो आएगा, बी इन का मान भी नॉन जीरो आएगा, क्योंकि बाहर एम्पियर पथ लें या अंदर एम्पियर पथ लें, दोनों में से ही धारा गुजर रही है। ठीक है, इसलिए बी आउट और बी इन दोनों नॉन जीरो आ रहे हैं। बी आउट का मान तो वही है जो यहाँ आया था और जो वहां आया था। ठीक है, और बी सरफेस का मान, आर का मान कैपिटल आर रख दो तो आ जाएगा मान। अंदर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अंदर जो सूत्र आता है वो क्या आता है, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये डायरेक्ट हमें याद रखना है। ठीक है, अंदर जो मान आ रहा है इसका चुंबकीय क्षेत्र का म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये प्राप्त होता है। और अक्ष पे इसका मान जीरो है, मतलब अक्ष जो डॉटेड रेखा दिखा रही है, डॉटेड रेखा, इस अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र का मान जीरो होता है, कोई चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त नहीं होता। ठीक है, अंदर जो मान है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ देखिए अंदर तो समानुपाती क्या आ रहा है, स्मॉल आर, और बाहर समानुपाती क्या आ रहा है, 1 अपॉन आर के अनुसार। तो अंदर तो ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन, बी इन समानुपाती आर है, और बाहर कैसा आएगा, अति प्रबल है, क्योंकि बी आउट समानुपाती 1 अपॉन आर आपको प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब एक बच्चों ये अपन ने इसके 3 एप्लीकेशन देख ली। अब यहाँ पे इसके इस इंपॉर्टेंट रिजल्ट के, इसके ये बेलनाकार चालक लिखा है ना अपने, काफी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए बच्चों, बेलनाकार इंपॉर्टेंट चालक, यहाँ पे जो धारावाही चालक, जैसे अपन जानते हैं कोई चालक है उसमें अगर अपन बैटरी लगा के धारा प्रवाहित करें, धारा कैसे प्रवाहित करते हैं, बैटरी की सहायता से। जैसे आप देखिए ये कोई धारावाही चालक है, एल लंबाई का चालक है, बैटरी लगाई 20 वोल्ट की, इसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब बच्चों यहाँ पे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो मतलब ये कंडीशन बन गई धारावाही चालक है। तो हम जानते हैं चालक के अंदर और बाहर सब जगह चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है, केवल अक्ष पे ही नहीं है, अक्ष पे तो जीरो है, बाकी सब जगह ये रेड, ये आपको ब्लू लाइन दिखा रखी है ना, नीली रेखाएं दिखा रखी हैं, ये क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र। वो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र, कैसे आई दिशा ये, तो यहाँ पे देखो अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में, उंगलियां घुमाएंगे तो उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरह से आएगा, संकेंद्रीय वलय के रूप में अंदर भी आएगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेलनाकार चालक के लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट, पहला पॉइंट है बी इज इक्वल टू जीरो, केवल अक्ष पर ही चुंबकीय क्षेत्र का मान जीरो होता है, केवल अक्ष पर। ठीक है, बी आउट और बी इन का मान कैसा होता है, असमरूप, क्योंकि दूरी के साथ बच्चों परिवर्तित हो रहा है, दूरी के साथ परिवर्तित हो रहा है, असमरूप है, एक समान नहीं है, असमरूप है, तथा लंबाई के लंबत है, लंबाई के भी लंबत है। ये तो आपको मैंने खैर वो अपने पढ़ा था बायो सावर्ट का नियम, वो भी समझाया था मैंने कि जो डीबी वेक्टर होता है वो आर वेक्टर के भी लंबत होता है और डीएल वेक्टर के भी लंबत होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान लंबाई के भी लंबत प्राप्त हो रहा होता है। तो यहाँ पे इस चुंबकीय क्षेत्र का मान लंबाई के लंबत है, यहाँ देखिए ये लंबाई इधर की ओर है और उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है और लंबाई के लंबत आ रहा है। ठीक है, परंतु विद्युत क्षेत्र, अब समझे हम विद्युत क्षेत्र की तुलना कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के साथ यहाँ पर। तो बच्चों ये धारावाही चालक है, हम जानते हैं, आपको मैंने समझाया था करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो चालक के को बैटरी जोड़ते हैं तो इसके अंदर ही इस प्रकार से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो वो दिखा रहा रेड लाइन जो दिखा रखी है विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, ई बराबर वी अपॉन एल, और उसकी दिशा क्या होती है, प्लस से माइनस की ओर, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर एक समरूप विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है इस चालक के अंदर, जिसका मान है ई बराबर वी अपॉन एल, जो कि लंबाई के समांतर है। देखिए लाल रेखाएं इस लंबाई के समांतर आ रही है, तो ई इन का मान अंदर जो विद्युत क्षेत्र है विभवांतर बटा दूरी अंतर, मतलब वी अपॉन एल के बराबर है, जो कि समरूप है तथा लंबाई के समांतर है। जबकि आउटसाइड में मतलब बाहर की ओर तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। तो ये मैं तुलना कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है क्वेश्चन के अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तुलना, कि वो धारावाही चालक है उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कहाँ जीरो होगा या विद्युत क्षेत्र कहाँ जीरो होगा, ये चीज अपन देखी। ठीक है, तो ये तो अपन ने इसके एसीएल के 3 अनुप्रयोग देख लिए। ठीक है, इसकी कुछ थ्योरी अपन ने समझ ली है, ये सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो अब एग्जांपल अपन देखें, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल इस टाइप देखा बच्चों कि यहाँ पे एक ये चालक है, ठीक है, बेलनाकार चालक है, इसमें यहाँ पे एक होलो है, पाइप की फॉर्म वाला, यहाँ पे एक होलो है, खोखला है ये इधर से, जिसकी त्रिज्या r/2, पूरे बेलन की त्रिज्या r है, ये पोर्शन यहाँ से खोखला है जिसकी त्रिज्या r/2 है। यहाँ पे एक बिंदु P है, तो उसको हटा दो, और क्यों तो नहीं, यहाँ पे यहाँ एक बिंदु P है। आपसे कहा बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का बताना है क्या होगा, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। आपसे कह रहा है कि यहाँ पे इस प्रकार से पोर्शन है, यहाँ से धारा I गुजर रही है, कहाँ से, जो ये सॉलिड पोर्शन है यहाँ से धारा I गुजर रही है, अंदर तो खैर वायु है, अंदर से कोई धारा नहीं गुजर रही, तो यहाँ से इस छायांकित भाग से गुजरने वाली धारा I है, तो हमें बिंदु P पर बताना है चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा।
तो देखिए यहां से अपन देखें इसमें कैसे निकालें बच्चों। देखो यहाँ पे इसके अंदर यूं समझे, अगर ये मान लो सब जगह पूरा पदार्थ भरा होता, मतलब एक पूरा ठोस बेलन होता, कंप्लीट ठोस बेलन, तो उस ठोस बेलन के कारण बिंदु P पे निकाल लो चुंबकीय क्षेत्र कितना आ रहा है, फिर उसमें से क्या माइनस कर दें, इस वाले पोर्शन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है यहाँ पे, अगर जो पदार्थ भरा हुआ है उसके कारण यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको माइनस कर देंगे, तो क्या पता चल जाएगा हमें, जो शेष भाग में दिख रहा है छायांकित भाग, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो बच्चों उसके लिए हम देखिए यहाँ पे इस पोर्शन में करंट कितनी होनी चाहिए। देखो ये यहाँ पे हम जानते हैं बच्चों I समानुपाती क्या होता है, अनुप्रस्थ काट। हम जानते हैं I समानुपाती क्या होता है बच्चों, अनुप्रस्थ काट के समानुपाती होता है धारा। अब यहाँ पे देखिए इसकी कंप्लीट की त्रिज्या कितनी R है, पूरा अनुप्रस्थ काट एरिया कितना है, पूरा अनुप्रस्थ काट एरिया है A है, या चलो पूरा अनुप्रस्थ काट के त्रिज्या का मान कितना बच्चों R है, और ये त्रिज्या R/2 है। हम जानते हैं एरिया समानुपाती त्रिज्या स्क्वायर होता है, तो इसका एरिया अगर अपन A ले लें ये वाला पोर्शन, तो कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा 4A, होगा नहीं होगा, क्योंकि R ये हम जानते हैं अनुप्रस्थ काट समानुपाती त्रिज्या स्क्वायर है। तो ये त्रिज्या, इसका एरिया अगर A ले लें तो पूरा एरिया कितना आएगा, पूरा एरिया आएगा 4A। अब पूरे 4A में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो A, तो ये छायांकित एरिया कितना आया 3A, छायांकित वाला एरिया आया 3A। ठीक है, 3A जो एरिया है उसमें से धारा I गुजर रही है, तो A वाला एरिया इसमें से धारा कितनी गुजरेगी I/3, क्योंकि धारा समानुपाती अनुप्रस्थ काट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए बच्चों यहाँ पे I हटाया गया पोर्शन है, इसके लिए क्या हो जाएगी, इसके लिए जाएगी I/3 हो जाएगी धारा, I/3। ठीक है, हटाए गए पोर्शन की धारा I/3 हो गई। इसलिए बच्चों टोटल अगर निकालते, कंप्लीट पोर्शन यहाँ प्रेजेंट है I कुल के लिए क्या हो जाएगा I + I/3, मतलब इस वाले भाग में तो I है ही सही, इस वाले भाग में निकाल लिया कितनी I/3। तो कंप्लीट मटेरियल यहाँ पे अगर प्रेजेंट होता, मतलब पूरा पदार्थ साबुत पदार्थ होता, तो कुल धारा यहाँ से कितनी गुजरती 4I/3 यहाँ से गुजरती। ठीक है, अब यहाँ से देखें, यहाँ पे I जो शेष भाग में देखा है, इससे इसके कारण B का मान कैसा आएगा ये निकालें अपन। तो देखो B = BP = कैसे निकालेंगे, B टोटल, मतलब B कुल में से माइनस कर देंगे, B हटाया गया जो पोर्शन है इसको माइनस कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे यही समझने वाली बात है, जो B टोटल है, देखिए P बिंदु दिख रहा है आपको, बिंदु P को देखिए, ये कंप्लीट एरिया भरा हुआ है यहाँ पे, इसके लिए बिंदु P कौन सा पोर्शन है, अंदर, बाहर या सतह पर, कहां पर है बच्चों, बिंदु P अंदर है, कंप्लीट पूरा मटेरियल यहाँ पे उपस्थित है, उसके लिए अपन देख रहे हैं बिंदु P अंदर उपस्थित है। तो अंदर के लिए अपन जानते होता है फॉर्मूला B = μ0IR/2πr²। ठीक है, अभी देखा था अपन थोड़ी देर पहले फॉर्मूला, इसका यूज कर रहे हैं, मतलब ये किसको बता रहा है, B को बता रहा है। ये टोटल के लिए तो मान क्या है B है, ये B। और हटाए गए के लिए आप देखो क्या है बच्चों, जो हटाया गया पोर्शन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला हटाया गया पोर्शन ये वाला है, इसके लिए बिंदु P कहां पर है, अक्ष पर, ये बता रहा है B अक्ष को बता रहा है, B एक्सिस को, ये B एक्सिस को बता रहा है। ठीक है, अब बच्चों इसके मान चलो रखते हैं, टोटल वाला मान क्या होता है, फॉर्मूला B का मान होता है μ0IR/2πr²। I का मान कौन सा, टोटल धारा, टोटल धारा कितनी है इसके अंदर, ये 4I/3, क्योंकि हम टोटल वाला मान, कुल वाला मान लिख रहे हैं कुल, तो कुल धारा कितनी है 4I/3 इंटू दूरी R। तो बच्चों बिंदु P की दूरी कितनी है, अक्ष से कितनी दूरी R/2, बटे में क्या होता है फॉर्मूला में, बटे में 2πr², 2πr²। तो यहाँ पे 4, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, एक R से एक R भी कट जाएगा, तो आ जाएगा रिजल्ट μ0I/3πr। ये आ गया आंसर इसका, BP का मान μ0I/3πr, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब चलो यहाँ पे एक चीज देखें इसके अंदर, अब यहाँ पे जो अगर मान लो यहाँ बिंदु कोई Q होता, आपसे पूछा है Q बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ क्या होगा, बिंदु Q पे। ठीक है, और यूं पूछ सकता था कि BQ का मान बताना है क्या होगा, अभी तो P का मान पूछा था अपन निकाल लिया, Q का मान पूछ ले तो Q का मान भी अपन ऐसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे BQ निकालें तो क्या करेंगे, B कुल में से क्या माइनस कर देंगे, B हटाया गया पोर्शन, इसका चुंबकीय क्षेत्र माइनस कर देंगे, तो B कुल का मान। तो अब यहाँ पे देखिए इस जगह यहाँ पे जो B कुल है, अब हम Q की बात कर रहे हैं, Q की, तो कंप्लीट जो मटेरियल है, कुल पदार्थ है, इसके लिए Q बिंदु कहां पर है, अक्ष पर। ये वाला मान तो कौन सा आ रहा है, अक्ष वाला मान आ रहा है, मतलब B एक्सिस,
ये वाला मान तो क्या है बेटा, बी एक्सिस है, कुल पदार्थ के लिए एक्स अक्ष पे। और इसके लिए अपन देखें हटाए गए के लिए बिंदु क्यू कहां पर है, ये हटाया गया पोर्शन, ये वाला खोखला भाग है, इसके लिए क्यू बिंदु कहां है, सतह पर। तो ये वाला फॉर्मूला कौन सा लगाना है अपन को, बी सरफेस वाला फॉर्मूला लगाना है, सतह वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब यहाँ पे रखें मान टोटल के लिए। तो बच्चों टोटल के लिए तो यहाँ पे क्यू बिंदु अक्ष पर है, बी अक्ष वाला मान रखेंगे कितना है, 0, अक्ष पर तो मान 0 है। ठीक है, अब यहाँ देखें हटाए गए पोर्शन के लिए बी सतह वाला मान लगाएंगे फॉर्मूला बी सरफेस का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई, हटाई गई वाली धारा कितनी है, आई हटाई का मान आई बटा 3 है, आई बटा 3 रख दिया, अपॉन में 2 पाई इंटू त्रिज्या, त्रिज्या कितनी यहाँ पे, त्रिज्या आर है ना, त्रिज्या कितनी रखनी है, हटाई गए वाली त्रिज्या कितनी है, आर बटा 2 है, हटाए गए वाले पोर्शन की त्रिज्या आर बटा 2 है, तो आर बटा 2 रख दिया। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा ये। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया ये, माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 3 पाई आर, ये आ गया क्यू का मान। ठीक है, तो यहां से हम देखें परिमाण दोनों के समान आ रहे हैं, बस यहाँ पे चिन्ह का अंतर, चिन्ह मतलब केवल दिशा का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं, परिमाण समान है। तो हम कहते हैं अतः परिमाण जो आ रहा है बी क्यू बराबर क्या आएगा, बी पी के बराबर आएगा। ठीक है, परिमाण बी पी और बी क्यू दोनों बराबर आ रहे हैं परिमाण, तो ये अपन ने ये देख लिया। ठीक है, चलो यहाँ पे अब इसका अपन एसीएल का अगला अनुप्रयोग देखें। अभी बच्चों अगला अनुप्रयोग देखें अपन डी नंबर का। ठीक है, एबीसी अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, अब डी अनुप्रयोग देखें। डी अनुप्रयोग में इस प्रकार से लंबे खोखले बेलन के कारण बी वेक्टर, ठीक है, मतलब लंबा खोखला धारावाही बेलन है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी आंतरिक त्रिज्या ए है, बाह्य त्रिज्या बी है, इसमें कुल धारा आई इस प्रकार से गुजर रही है, इस छायांकित भाग से, मतलब इसके पदार्थ से आई धारा गुजर रही है। ठीक है, अब यहाँ बच्चों ये बिंदु पी यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना है, वो बिंदु पी बाहर भी हो सकता है, ठीक है, सतह पे भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है, इस अंदर वाली सतह भी हो सकता है, और इसके अंदर वायु में कहीं हो सकता है, कहीं भी हो सकता है बिंदु पी। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र के मान क्या होंगे वो देखिए। तो बच्चों अगर बिंदु पी बिल्कुल बाहर है, मतलब यहाँ पे इसको B1 लिख रहे हैं, मतलब इसके पदार्थ के बाहर है, तो B1 का मान बच्चों वही आता है जो अपन ने एप्लीकेशन बी और सी में देखा था, बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु पी बाहर है तो क्या था मान म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, वही आता है मान बी और सी में। अब बच्चों अगर ये बिंदु पी यहाँ पे सतह पर है, सतह पे है, तो इस दूरी आर का मान क्या कर देंगे, बी के बराबर रख देंगे। तो दूरी आर का मान बी के बराबर रख दो, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई बी बन जाएगा, जो कि आता है मैक्सिमम मान। और चुंबकीय क्षेत्र अधिकतम कहाँ होता है, इस धारावाही बेलन की बाहरी सतह पर, आउटर सरफेस पर। ठीक है, आउटर सरफेस। फिर बच्चों B2, मतलब अब क्या हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस जगह इस बिंदु P, जो कि A और B के बीच में, मतलब पदार्थ में, जो पदार्थ है ना, यहाँ पे बिंदु P है इस पदार्थ पर, तो इस पदार्थ के अंदर बिंदु P है। तो यहाँ पे हम देखें ये आता सूत्र सॉल्व करने पर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये रिजल्ट बन रहा होता है। ठीक है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और फिर हमें अगर अंदर वाली सतह पर मान ज्ञात करना है, अंदर वाली सतह पर, तो हम आर का मान क्या रख देंगे, ए के बराबर। कोई अंदर वाली सतह पे दूरी आर किसके बराबर होगी, ए के बराबर, तो इसमें आर का मान ए रख दो, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट के 0 हो जाएगा, तो पूरी राशि को 0 कर देगा। तो इनर सरफेस पे मान क्या होता है, 0। ठीक है, और फिर यहाँ पे बिंदु पी इस जगह इस स्थान पे, तो अंदर तो बच्चों वायु है, वहां पे अगर अपन एक तरह से देखेंगे सिग्मा आई का मान कितना आएगा, 0। तो वहां पे अंदर इस एम्पियर पथ के अंदर से धारा कितनी गुजर रही है, 0 गुजर रही है, तो इसलिए यहाँ पे अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो B3 का मान 0 है। ठीक है, तो यहाँ ग्राफ बनाते हैं B वर्सेस R ग्राफ। तो यहाँ पे अंदर तो 0 आ रहा है मान, फिर अंदर A से B तक जाते हैं तो इस प्रकार से वृद्धि होती है, सतह पर मान अधिकतम होता है और बाहर फिर इस तरह से यहाँ पे घट रहा है मान। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों ये अपन ने डी अनुप्रयोग देखा। ठीक है, तो चलो आज के लिए बहुत है, कल अपन बच्चों यहाँ पे पढ़ेंगे अनुप्रयोग, इसमें सोलेनॉइड भी पढ़ेंगे और टॉरॉइड भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो खैर आज के लिए बहुत है, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।